पिछली क्लास में प्रोबेबिलिटी शुरू करी थी, उसी से रिलेटेड मैंने बता भी दिया था आपको। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? लंबे पैरों वाले खतरनाक हो रहे हैं। फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, ये मैंने आपको समझाया था कि भाई पिछली क्लास में 10th में पढ़ा था हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। फिर हमने कुछ डिस्कस भी करा था कॉइन्स के बारे में, डाइस के बारे में। तो हम डाइस के बारे में जो है कुछ एक क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ, तुम्हें बता उसको जवाब देना। पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे नए भी हैं, उनको पता भी नहीं, पहले कर रखा है कि नहीं मेरे को पता नहीं इनका, कि जब हम पेयर ऑफ डाइस डालते हैं तो उसमें जो नंबर दोनों डाइस के ऊपर आते हैं उनका सम मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम 12 हो सकता है। पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में पढ़ा होगा। भाई 1-1 आ जाए तो कम से कम 1-1 तो आएगा ही आएगा 2 डाइस के ऊपर, तो 2 हो जाएगा सम। और ज़्यादा से ज़्यादा 6-6 आ सकता है, 6-6 तो 12 हो जाएगा। तो मैं वो सारे केसेस बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप पता लगाओगे कि सम अगर 2 है तो कितने केसेस बनते हैं, 3 है तो कितने केसेस बनते हैं, 4 है तो कितने केसेस बनते हैं, 5 है तो कितने बनते हैं, ऐसे 12 तक मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, इसको याद रखना, करने में आसानी रहेगी तुम्हें। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं सम। सम अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना। तो कितने नंबर ऑफ केसेस होते हैं इसमें? देखो यहाँ पर वैसे मैं बता देता हूँ, इसका 1 केस होता है, इसका 2 होते हैं, इसके 3 होते हैं, इसके 4 होते हैं, इसके 5 होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से लिखो 1, 2, 3, 4, 5 और इसके होते हैं 6। समझ में आ रही है बात? यहाँ से यहाँ तक बढ़ते बढ़ते 6 तक जाओ, फिर 6 से घटते घटते 1 तक चले जाओ। कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं कहूँगी बेटा इसमें हमारे 2 कैसे आ सकता है, 1-1 से आ सकता है। ये कैसे आ सकता है, 1-2 से आ सकता है, ये 2-1 से आ सकता है। ठीक है, ये कैसे आ सकता है, 3-1 से आ सकता है, 2-2 से आ सकता है और 1-3 से आ सकता है। ठीक है, अब इसको करना है तो 4-1 से आ सकता है। फिर 1 को कम करते जाओ, 1 को बढ़ाते जाओ, 3-2-1, 2-3-4, ये केस बन गया। ऐसे 6 के लिए करो 5-1, फिर 4-3-2-1, 2-3-4, ये 6 के बन गए। 7 बनाना है तो 6-1, फिर इसको करते जाओ 5-4-3-2-1, 1-2-3-4-5-6। तो ये आपके पास टोटल 6 केसेस आ गए। ठीक, अब तुम्हें लाना 8, तो यहाँ मैक्सिमम 6 ही आ सकता था, 7-1 नहीं हो सकता है क्योंकि डाइस के 6 फेसेस होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 6 तो लिखोगे लेकिन लिखोगे 2। यहाँ पर जो मिनिमम 1 था उसको लिख दोगे 2। फिर ऐसे ही करते जाओ 5-4-3-2-1, फिर इसको लिख दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 नहीं आएगा सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से आप सारे केसेस लिख सकते हैं। 9 के भी ऐसे लिख सकते हैं, 10 के भी मैं लिख ही देता हूँ। 6, 3 लिखोगे, फिर 5, 4, 3 और ये 3, 4, 5 और 6। ये इस तरीके से 4 केसेस बन गए। 10 के सॉरी 6, 4, फिर 5, 5 और 4, 6। 11 के जो है वो 6, 5, 5, 6 और 12 के 6, 6। तो इस प्रकार से ये पूरा ट्रायंगल बन जाता है इसका। ये ट्रायंगल है पूरा ऐसे बन रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। तो ये केसेस आपको जो है ये भी ध्यान रखना है कौन सी डाइस पे क्या आया। मतलब हमें ये नहीं है कि 3-1 लिख दिया इसका मतलब 3-1 ही हो गया। ये इसका मतलब है फर्स्ट डाइस पे 3 आया है, दूसरे पे 1 आया है। इसमें क्या मतलब, पहले पे 3 आया, दूसरे पे एक, पहले में 1 आया, दूसरे पे 3 आया, उल्टा हो गया। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो इस तरीके से ये केसेस आपने वैसे 10th में पढ़े थे लेकिन फिर ध्यान दिला दिए मैंने। अब जो सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस आता है दैट इज कॉल्ड डबलेट। दोनों डाइस पर सेम नंबर, तो उसको बोलते हैं हम डबलेट।
अब इसमें हर चीज आधे आधे होती है, मतलब आधे डबलेट इवन होते हैं, आधे डबलेट ऑड होते हैं। जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6 डबलेट है। उन 6 डबलेट में आधे प्राइम वो है इवन है, आधे ऑड आते हैं। इस तरीके से आप याद रखोगे, ठीक है। प्राइम डबलेट कौन से होते हैं? 1 1 नहीं, प्राइम में 2 2 से शुरू होते हैं, 2 2 3 3 5 5, वो भी 3 ही है केस, ठीक। इसके अलावा और क्या हो सकता है? बाकी तो तुम्हें बताएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting even number as the sum should be even number। तो even number sum हमारा यही तो है। तो even number का मतलब क्या होगा? 2, sum हमारा 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो even number as a sum should be even number। तो अब आपके कितने केसेस हैं? 2 के 1, प्लस 4 के कितने? 3, प्लस 6 के कितने? 5, फिर 8 के कितने? 5, फिर 3, फिर 1। तो ये हो गया 5 और 3 8 और 1 9 और 9 18, तो 18/36 इसका आंसर, ठीक है। ये तुम्हारे लिए मैंने, क्योंकि ये टेबल बना रखा है यहाँ पे सारा का सारा, इसलिए मैंने इसका यूज कर दिया। ये एमसीक्यू में आता है तो तुम ऐसे ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन आता है तो आपको ये केसेस लिख के दिखाने पड़ेंगे वहां पर, ठीक है। बहुत सारे केसेस हों, जैसे 3 बार, जैसे 3 डाइस फेंक दी मैंने, तब तो केसेस नहीं लिखने होते। तो 3 डाइस फेंक दी तुमने, 216 केस में से कोई सा केस कई बार हो सकता है, 20 बार भी हो सकता है, तो उसको कहाँ तक लिखते रहोगे। लेकिन 2 डाइस तक के जो केसेस हैं वो आपको लिख के दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको बता दिया मैंने, बेटे से कर दे, ठीक है। तो ये केस लिखने बता दिए मैंने आपको। अब इसी में से भी आप जवाब देते रहो। सम एज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर सम हो तो क्या होगा? 2 3 5 7 11। तो 2 का एक केस है, 3 के जो है 3 केस है, नहीं सॉरी 3 के 2 केस हैं, फिर 5 के 4 केस हैं, फिर 7 के 6 हैं, फिर 9 के नहीं 11 के 2 बस। तो ये आपके पास 6 10 2 12 12 3 15 15/36 आपका समझ में आ गई बात। फिर तुमसे पूछा जाए कि टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, कम से कम सम 10 होना चाहिए, कम से कम 10, मतलब 10 से ज्यादा भी हो सकता है। तो 10 के बाद क्या हो सकता है? 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो 10 के तुम्हारे पास 3 है, 3 और 2 5 6 केसेस आपके पास कम से कम 10 वाले हुए, है ना। तो उनको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 36 लिखो। समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन है डबलेट ऑफ इवन नंबर्स, को मैंने बता ही दिया आपको कि 3 ही होंगे, 2 2 4 4 6 6। फिर अगला है मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। लिखो कॉपी पे और करके दिखाओगे। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। जल्दी नहीं करना, सोच के करना, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनना मेरे जो मैं बोल रहा हूं। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। इसमें मत ढूंढो, अपने आप सोचो, जब भी होगा इसमें से ढूंढने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये ढूंढने की जरूरत नहीं है उसमें। सर 6 केस बनेंगे। अच्छा, और बताओ किसी बच्चे के ज्यादा बन रहे हैं क्या? छह नहीं बनेंगे, 11 बनेंगे। क्यों बनेंगे? मैंने ये नहीं बोला कि फर्स्ट डाइस के ऊपर आपका 2 का मल्टीपल है, मैंने बोला मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। अब मल्टीपल ऑफ 2 लिखो पहले, देखो उसमें से नहीं छांटना, सीखो किस तरह से करता हूं मैं। मल्टीपल ऑफ 2 कितने होते हैं? 2 4 6। और मल्टीपल ऑफ 3 कितने होते हैं? 3 6।
इनकी पेयरिंग कर लो, 2 3 2 6 4 3 4 6 6 3 6 6 और उल्टा कर दो। अब ये जरूरी थोड़ी है कि ये ऐसे ही लिखा हो, ऐसे भी तो हो सकता है 3 6 2 4 6। इसने नहीं बोला फर्स्ट डाइस पर आए, उसने बोला एक डाइस पर आना चाहिए, किसी पे भी आ सकता है। तो अब 3 2 3 4 3 6 6 2 6 4 6 6 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो टोटल 6 इसके थे, 6 इसके थे, लेकिन एक 6 6 काट दिया मैंने, तो 11 हो गए टोटल। तो 11 डिवाइडेड बाय दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है। हाँ वो ये कह देता मल्टीपल ऑफ 2 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर, तब तो तुम्हारे ऊपर पहले 6 केस आते हैं। लेकिन अगर उसने 1 डाइस बोला है, 1 डाइस मींस इट कैन बी एनीवन, किसी पे भी हो सकता है। आगे बोला उसने मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, सम शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से होते हैं? 3 6 9 12। उसके केसेस देख लो, 3 के कितने हैं, 6 के कितने हैं, 9 के कितने हैं, 12 के डिवाइडेड बाय 36। ठीक है जी। हो गया सबका? अच्छा अगला क्वेश्चन है, अ फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर फेस। एक कॉइन है जिसकी तरफ हेड टेल नहीं है, एक हिस्से पे लिखा हुआ है 1 और दूसरे वाले फेस पे लिखा हुआ है 6, एक कॉइन। ठीक, साथ में बोला है एंड अ फेयर डाई, डाई पे क्या होता है 1 2 3 4 5 6, दोनों को साथ फेंक दिया गया। ठीक है, तो पहले तो मुझे सैंपल स्पेस ही बता दो क्या बनेगा, कितने केसेस हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? कॉइन विद 2 फेसेस, 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर फेस। ठीक है, और उसके साथ एक डाइस फेंक दी, तो कितने केसेस बनेंगे जी? 12 बनेंगे, है ना। 12 क्यों बनेंगे? क्योंकि दोनों इकट्ठे फेंके। तो पहले में 2 तरीके से आ सकता है, उस पर 1 भी आ सकता है, उस पर 6 भी आ सकता है, तो दो तरीकों से भरने के, और अगले वाले को भरने के 6 तरीके हैं। तो टोटल कितने केस हो गए? अब वो क्या क्या होंगे, वो क्या क्या होंगे केस बताओ। जैसे मैंने अभी लिखा था, यहाँ लिखो 1, यहाँ 6, यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। हो गए क्वेश्चन, 12 हो गए। अब क्या पूछा है क्वेश्चन, ये सैंपल स्पेस बनाया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न अप इज 3। सम कहाँ 3 आ रहा है? तो उन 12 केसेस में से छांट लो किसमें 3 आ रहा है, यहां से देख लो 3 सम कैसे 3 आएगा, 1 2 के साथ आएगा बस, और कुछ आएगा? सम 3 1 2 ही आएगा, है ना। 2 1 तो है ही नहीं, 2 1 भी हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ सेम हो गया भाई 2 डाइस थोड़ी हैं, कॉइन और डाइस है ना, तो इसलिए 2 1 नहीं होगा, क्योंकि 2 इस पे है ही नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? अब इसके बाद कहा उसने सम ऑन द नंबर दैट टर्न्स अप इज 12, सम 12 हो जाए तो भी एक ही केस है, 6 तो भी 1/12 हो गया आंसर। अच्छा जी, और देखो जी एक क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि लिखने में बहुत समय हो जाता है, बड़े बड़े क्वेश्चन लिखेंगे, तो मैं क्वेश्चन जो है ना बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो, और आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल जिसके पास भी हो उससे क्वेश्चन ट्राई करना है। ठीक है,
ये आर डी शर्मा के वो करवा रहा हूँ एग्जाम्पल्स में। तो क्वेश्चन ये है, सपोज ईच चाइल्ड बॉर्न इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल। तो तुम्हें पता ही है भाई, हर एक बच्चे के 50-50% चांस होते हैं। कंसीडर द फैमिली विद एग्जैक्टली 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे होंगे है ना। कहता है लिस्ट द एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस हुज आउटकम्स आर पॉसिबल जेंडर ऑफ 3 चिल्ड्रन। पहले तो सारे केसेस लिख के बता दो मुझे कि क्या क्या हो सकता है उस फैमिली के अंदर, बताओ सर। समझ में आ रही है बात? यस सर, यस। भाई पहला लड़का हो गया, दूसरा लड़का हो गया, तीसरा भी लड़का हो गया, एक केस, तीनों लड़कियां हो गई, दूसरा केस, ऐसे 8 केसेस चाहिए आपको। तो 3 कॉइन वाले बना दो, तो 3 कॉइन वाले बना दो। चार बार बी लिखो, 4 बार जी लिखो, फिर 2 बार बी लिखो, 2 बार जी लिखो, फिर 1 बार बी लिखो, 1 बार जी लिखो। 8 केस हो गए। और जो पहले हो रहा है वो बड़ा, और जो बाद में आ रहा है वो छोटा, है ना। ये बेटा हो गया, देखिए। अब इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताओ द इवेंट दैट एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन आर गर्ल्स। 2 बच्चे लड़कियां होनी चाहिए, 2 लड़कियों वाले केस ढूंढ लो, कितने होंगे। सीधी सी बात है, 3 ही होंगे, 5 क्यों होंगे। एटलीस्ट बोला मैंने एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट में ज्यादा भी होगा, तो 4 हो जाएंगे, 5 नहीं होंगे। कम से कम 2 लड़की के बाद 3 लड़की तो हो सकती है, ज्यादा ज्यादा वो एक केस है। 2 लड़कियों वाले केस है 3, 3 लड़कियों वाला केस है 1, तो 4 बाय जो भी है 8 आ गया, है ना। और इवेंट दैट एग्जैक्टली 1 चाइल्ड इज अ गर्ल, एग्जैक्टली 1 चाइल्ड इज अ गर्ल, 3/8। फिर 3 लड़कियां, 3/8। और इवेंट दैट नो चाइल्ड इज अ गर्ल, तो वो कितने हो गए, 1/8। ठीक है। और आ जाओ जी आगे। वो लीप ईयर वाला क्वेश्चन याद है आप लोगों को? यस सर। नहीं है याद, लीप ईयर वाला करते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। लीप ईयर selected at random has 53 Sundays। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम हैज 53 संडे। अब लीप ईयर में 366 डेज होते हैं ना, और हर दिन 52 टाइम्स आता ही है, क्योंकि एक साल में 52 वीक्स होते हैं। तो 52 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 364 बनते हैं। तो ये 364 डेज मैंने इसमें से माइनस करे तो लास्ट के 2 दिन बच गए। अभी लास्ट के 2 दिन डिसाइड करेंगे कि कितने 53 संडे आएंगे, मंडे आएंगे, कितने आएंगे, आपको ये डिसाइड करना है। तो लास्ट के 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, 2 कंसेक्यूटिव डेज हो सकते हैं। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे। ये 7 केसेस हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें संडे कितनी बार आ रहा है, 2 बार संडे आ रहा है। ये आ जाए केस आखिरी के 2 दिन में तो भी लीप ईयर हो जाएगा, उसका 53 संडे हो जाएंगे। और ये केस आ जाए तो 53 संडे हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना होगा, 2/7 आउट ऑफ 7। ये तो आना ही है, क्योंकि जो चीज हो चुकी है वो तो होनी है, वो तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 नहीं है कि भाई 52 टाइम्स तो आएगा ही आएगा वो। तो हम किस में से निकालेंगे, बचे हुए में से निकालेंगे। तो इसलिए लीप ईयर के अंदर 53 संडे या 53 कोई सा भी दिन आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है। कोई सा भी दिन, संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी आ जाए, सबका 2/7। ठीक। अब वो इसमें कह सकता है क्वेश्चन, लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम है 53 संडे एंड 53 मंडे। तो फिर केवल एक ही केस होता है, क्योंकि संडे मंडे दोनों 53 आएंगे। इसका मतलब क्या है, भाई एक ही केस हो सकता है, ये वाला केस हो सकता है संडे मंडे वाला। तो इसलिए उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/7।
तो इसका आंसर अगर 53 संडे एंड 53 मंडे है तो 1/7, अगर 53 संडे है या कोई भी दिन है तो 2/7। क्लियर हो गई बात है? अच्छा, अब देखो क्वेश्चन है three dice are thrown together. Find the probability of getting a total of at least 6 are thrown together. Find the probability of getting a total of 6, at least 6, of at least 6, कम से कम 6 आए। समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आ गया? 3 डाइस फेंकी, 2 नहीं 3 डाइस, तो कम से कम 6 आए। तो हमारे 3 डाइस फेंकने पर जो मिनिमम सम है वो 3 होता है और मैक्सिमम सम होता है 18। तो वो कह रहा है कम से कम 6 आए, इसका मतलब 6 से लेकर 18 तक के केस हमें पता होने चाहिए। तो इतने सारे कैसे बनाएंगे सर? 200 तो है माइनस कर देंगे ना किसको? जिनका सम 6 से कम। तो पहले वही केस बना लेना कि 200 में से क्यों माइनस कर रहा है, बनाई वो जो 6 से कम है। पहले हमने क्या बनाने हैं, सम 6 होना चाहिए या 6 से ज्यादा। हमने कहा भाई देखो जितने भी केस हमने यहाँ बनाए थे ना, मैंने अभी तुम्हें 2 डाइस में सिखाया कि भाई 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 है ना। इन सबको जरा सम करना, 5 4 9 3 12 12 14 1 15 है ना, ये भी 15 ही होंगे और इसको मिला दो तो कितने हो गए 36। तो इसका मतलब टोटल 36 केसेस ही बनने चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? अब मैं तुमसे वहां क्वेश्चन में कहता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ एटलीस्ट 3, सम ऑफ एटलीस्ट 3, कम से कम 3 आए। तो तुम ये थोड़े करते 4 5 6 7 ये सारे एक सारे निकालते रहते। हम क्या करते, इससे पहले वालों का सम निकाल लेते। 2 सम 2 है 3 है 4 है और मान लो एटलीस्ट 3 बोला मैंने, क्या बोला? एटलीस्ट 3। तो इसको मैं छोड़ देता, एटलीस्ट नहीं, एटलीस्ट 3 का मतलब 2 3, कम से कम ये वाला आना चाहिए, कम से कम 3 आने चाहिए। ये जो मैं केस लिख रहा हूँ ना, ये इसके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सम है, सम 12 और केसेस ये लिखे हैं मैंने, कितने टोटल केसेस बनेंगे। तो मैं अगर बोल रहा हूँ सम ऑफ एटलीस्ट 3, तो मैं केवल क्या करूंगा 2 वाले केसेस टोटल 36 में से माइनस कर दूंगा। समझ में? या ऐसे लिख दूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3, वो वाले लिख दूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इन सब केसेस को जोड़कर टोटल की प्रोबेबिलिटी 1 बनती। मैंने जब पहली क्लास कराई थी तो बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, वो 1 होती है, उसका सम कैसा होता है 1 होता है। अब हैपनिंग कौन सी है? जो 3 से बड़े हैं। और नॉट हैपनिंग कौन सी है? जो 2 है 3 से कम है जो। तो मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एटलीस्ट 3, मैं लिखूंगा एटलीस्ट 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3, लेस देन 3 इज इक्वल टू 1 है। भाई ये होने की होगी, ये नहीं होने की होगी, तो मैं इसको ऐसे माइनस कर दूंगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 3। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये मैं इतने सारे क्यों जोड़ूंगा, मैं तो ये 2 का देख लूंगा, सम 2 कहां बनता है, एक चांस है, तो मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको भी 35/36, ये आंसर होना चाहिए। ऐसे ही तुम 3 वाले में देखो, ये समझ में आई मेरी बात? क्या बोला मैंने? नहीं समझ में आई तो बोल देना मेरे को भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप चल रहा है इसका, ये एटलीस्ट वाला जो वो है ना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो दोबारा से पूछ लो वैसे। देखो शर्म मत करा करो, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका, जो चीज नहीं समझ में आती 10 बार पूछो, लेकिन जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद को सारी समझ में नहीं आया
वो मुश्किल हो जाता है फिर समझाना। तो जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है वहीं अटक जाओ, वो सर समझ में नहीं आ रहा और एग्जाम्पल देख समझाऊंगा, मेरा काम है वो। अब मैं इसी से समझा रहा हूँ तुम्हें, मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 6 सम होना चाहिए। मैंने ये बोला तुमसे कि सम जो है जब 3 डाई सम फेंकते हैं तो मिनिमम 3 होता है, 4 5 6 से लेकर 18 हो सकता है मैक्सिमम सम, है ना जी। तो उसने कहा कम से कम 6, तो मैंने कहा भाई ये वाले केसेस पकड़ूंगा मैं, है ना, इनके केसेस बना लेता हूँ, सबको जोड़ लेता हूँ और डिवाइडेड बाई 216 कर दूंगा। लेकिन ये तो बहुत सारे केस हैं, तो मैंने कहा भाई ये वाले केस ले लूं पहले मैं, छोटे जो कम वाले हैं उनको ऐड कर लूं, समझ में आ रही बात, उन्हें 216 में से माइनस कर दूं, अपॉन 216 कर दूं। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अब आई समझ में नहीं? अब 3 कैसे बन सकता है 1 1 1 से, एक ही केस है। ये कैसे बन सकता है 1 1 2, और इनको घुमा दो तो कितने केसेस बन सकते हैं? नहीं, ये कितने केसेस बन सकते हैं? 4 के सम से 6 कैसे बनेंगे भाई? 3 केस 3 ही बनेंगे, 1 2 1 2 1 3 फैक्टोरियल। हाँ तो समझना अच्छा, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 तो एक सी चीज है, वो कैसे बन जाएगी भाई? यहाँ पर तो परमुटेशन भी तो लगाओ, परमुटेशन थोड़ी ना, ये थोड़ी वही क्वेश्चन करूंगा परमुटेशन की, परमुटेशन लग रही देखो, ये अरेंजमेंट ही तो कर रहे हो तुम भाई, नंबर्स को इधर उधर घुमा रहे हो, दैट मींस क्या है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मींस क्या परमुटेशन। परमुटेशन में जिसमें नंबर एक सी चीज होती थी, जैसे मैं अभी तुम्हें लिख दूंगा एप्पल कितनी तरीके से, तुम फट से बताओगे भाई 2 पी आ रहे हैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा इसको, करते हो ना यही, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने जिसमें रिपीट हो रहे हैं अल्फाबेट्स या नंबर्स, उनको हम उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते थे, टोटल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं उतने वो आप कर देते थे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ये इसका मतलब 3 केस इसके बनेंगे, क्यों? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 हो गए। आईडी के बारे में करवाऊंगा यार मैं। कैसे भाई वो ना पार्शियलिटी करती है। भाई सुनेंगे नहीं, तेरे को सुनो, देव डोंट नो। अरे भाई वो ट्रिपल डी है भाई। क्या हो रहा है लाइट में?
वाले पढ़ के नहीं आए, अब कुलदीप सर वो भी ले रहे हैं। बंद कर दे यार, चल रहा है। बंद कर दे। थैंक यू यार। 5 वाले कैसे बन सकते हैं? 1 1 नहीं 1 2 2 1 2 2 1 1 3 और 1 1 3 भी बन सकता है। 1 1। अब इसके केसेस कैसे बनेंगे? वही 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 3 केसेस के हो गए और 3 ही केसेस के हो गए। तो 3 और 3 6, 3 9 और 1 10, तो टोटल 10 केस हो गए। तो 216 में से 10 माइनस करो अपॉन 216, तो 206 डिवाइडेड बाय 216। दिस इज योर। आगे समझ में? फिर समझाऊं? हाँ सर। क्या चीज किसको नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? ये क्वेश्चन कैसे भाई मैंने 2 चीज समझाई बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, जैसे मान लो मैं कहूँ हेड टेल है, सपोज हेड टेल। अब मैं कह रहा हूँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, उसका सम 1 होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं कहूँ हेड, एक मिनट बेटा बोलो मत, हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो मैं क्या कहूंगा भाई 1 में से हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। बात समझ में आ रही? अब इसमें भी ऐसे समझ लो भाई 6 या 6 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी या 6 से कम आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कैसा होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो मैंने इन सब केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाली। ये कितने केसेस बने मैंने अभी काउंट करा यहाँ पर, ये तो ये इनकी निकालनी है ना, मुझे इनकी निकालनी मैंने, इनकी जो नहीं आते हैं इसकी। तो उन सब की केसेस कितने बने? 10 बने। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई ऑफ नॉट हैपनिंग? 10 बाई 216। इसे मन में से माइनस कर दिया मैंने। सर वो 10 केस कैसे बनाए एक बार बताओ। 10 केस कैसे बनाए? सर ये फैक्टोरियल वाला समझ गया। हाँ दोबारा समझो। एप्पल हमने करा था, एप्पल कैसे हम अरेंज करते थे बेटा? सर नंबर ऑफ लेटर अपॉन जो रिपीट होते हैं। जितने रिपीट होते। अब एप्पल की जगह मैंने 1 1 2 लिख दिया। इनसे कितने नंबर बना सकता हूँ मैं? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो वही मैंने यहाँ करा है। 1 1 2 है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 बनाने का। अब 5 कैसे बन सकता है वो तुम्हें देखना पड़ेगा। 1 2 2 से ही बन सकता है, 1 1 3 से ही बन सकता है, 5। तो अब इसके कितनी तरह से अरेंजमेंट हो सकता है? सेम जैसा ऊपर वाला। ऐसे इसमें भी 2 रिपीट हो रहे हैं, इसमें भी सेम, तो 3 नंबर। तो 3 केस ये हो सकते हैं, कहे तो मैं बना के दिखा दूं भाई। 3 थर्ड पोजीशन पे है, सेकंड पे आ सकता है, फर्स्ट पे आ सकता है। 3 केस ही हो जाएंगे। इसमें भी ऐसे ही 1 को इधर उधर कर लेंगे। आगे समझ में? तो ये टोटल 10 केस हो गए। तो 10 केस जो नहीं हैपनिंग, नॉट हैपनिंग, वो 10 बाई 216, और हैपनिंग का है 1 माइनस 10 बाई 216। तो ये टोटल मिला के 206 आ गया। समझ में आई बात? नहीं है आगे समझ में? तुझे आगे भी समझ? अब 3 वालों में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा। 3 वालों में और कोई क्वेश्चन टाइप का नहीं आता है। अब आ जाते हैं हम कार्ड वाले क्वेश्चन में, है ना। तो पहले कार्ड वाले क्वेश्चन करते हैं हम, जो हमने क्लास 10th में करे थे, और छोटे छोटे से क्वेश्चन। देखो एक हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन करा था, अगर तुम्हें ध्यान हो। मैं दोबारा से उसी खोल देता हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी दो करवाता हूँ, है ना। जैसे एग्जाम्पल, हाँ हुकुम का भी था शायद, कौन कौन सा था उसमें?
ये क्वेश्चन था, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, है ना। नंबर ऑफ वेज ऑफ, वहां क्या था, चूज करना था, हमें सेलेक्ट करना था 4 कार्ड, तो वो आपने सीधा सीधा कर लिया था भाई 52C को 52 में से कोई 4 कार्ड सेलेक्ट कर लिए मैंने, तो ये तो हो गया हमारा 4 कार्ड सेलेक्ट करने का तरीका। फिर उसने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि भाई इन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। 4 कार्ड्स, एक क्वेश्चन मैंने इसमें से गलत दे दिया था तुम्हें टेस्ट में, वो मैं चेक कर रहा था बैठा हुआ तुम्हारा टेस्ट, तो उसमें गलत दे दिया मैंने, 3 कार्ड्स का कर दिया था वो क्वेश्चन गलती से 4 कार्ड की जगह। तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें वो क्वेश्चन फंस गया। कैसे फंस गया? उसमें ये था 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। अब 3 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स हो नहीं सकता, कार्ड तो 3 ड्रॉ करें और सूट्स हैं 4, तो वहां वो क्वेश्चन गलत हो गया, वो गलती से मैंने 3 कर दिया 4 की जगह, और तुमने किसी ने कही भी नहीं मेरे से, तुमने उसी को अटेम्प्ट कर दिया उठा के, तो मैं उसमें फंस गया। फिर जाके मैंने कहा क्या करूं मैं इसका, तो वो मेरे से ही गलती हुई। अब यही क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में क्या बन के आएगा और तुम्हें क्या करना है, कितना डिफरेंस है उसमें, वो समझा रहा हूं। क्वेश्चन ये है 4 कार्ड, ये इसमें प्रोबेबिलिटी पूछेगा 4 कार्ड्स आर ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, तो तुम फेवरेबल केसेस क्या बनाओगे? 4 कार्ड्स आर ऑफ द 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, क्या होना चाहिए? 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, क्या दोबारा वो 4/13 तुमने 4 कार्ड निकाले हैं, चारों कार्ड 4 कार्ड सेम सूट के होने चाहिए। 4 टाइम्स 13C4, भाई कोई सा भी कार्ड हो सकता है, कोई सा भी सूट में से 4 निकल सकते हैं, सूट होते हैं 4, फिर दोबारा बताना पड़ेगा, बोल गई। डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड, ये 4 सूट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड 4 सूट्स। हर एक में 13-13 पत्ते होते हैं। कैसे बच्चे हो यार, 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, 9वीं से फिर भी नहीं आ रहे। अब चारों कार्ड एक ही सूट के होने चाहिए, ऑफ द सेम सूट, तो या तो इसमें से आएगा, या इसमें से आएगा, या इसमें से आएगा, या इसमें से आएगा। जब या बोल रहा हूं और बोल रहा हूं, दैट मींस वी हैव टू ऐड। तो 13C4 इसमें से सेलेक्ट करने हैं 4 कोई से भी, या इसमें से करने हैं, या इसमें से करने हैं, या इसमें से करने हैं, तो सारे कैसे होंगे? ऐड होंगे। तो इसको इसने बोला जी इतना होगा। अब अगर मैं इसी चीज की आपसे, ये तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग था, ये क्या था? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। अब मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? डिवाइडेड बाय 52C4, बस इतना ही डिफरेंस है। जो तुमने कॉम्बिनेशन सीखा उसको अगर हम टोटल केसेस से डिवाइड कर दें तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ये तो फेवरेबल केसेस हैं सारे हमारे, दीज आर द फेवरेबल केसेस जो हमारे को चाहिए। जो 52C4 से नंबर ऑफ केसेस बनेंगे उनमें से ये हमारे रिक्वायर्ड केसेस हैं जो हमें चाहिए, फेवरेबल केसेस। उसको टोटल से डिवाइड कर दो। 4 कार्ड कैसे सेलेक्ट करेंगे तुमने? 52C4 से। ये डिफरेंस समझा रहा हूं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए मैं बार बार जो तुमसे बोल रहा था, कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है या परमुटेशन क्यों जरूरी है, वो इसीलिए जरूरी है। बस इतना ही जो हमने पिछले करा है ना, उसमें 90% काम आप कर चुके। अपॉन टोटल करना है आपने। क्वेश्चन डिफरेंट बन सकते हैं कोई भी, जो हमने करे हैं वहां कॉम्बिनेशन के, वो ना हो क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन बन के आ जाए, लेकिन कंसेप्ट वही है, अपॉन टोटल करना है। वहां पे जो करा हमने वही यहाँ करना है। आई बात समझ में? नहीं। अब इसी का केस था 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। जो 4 कार्ड हमने निकाले हैं चारों अलग अलग सूट के होने चाहिए। तो 13C1 into 13C1 into 13C1 into 13C1, तो फिर इसमें फर्क क्या होता? इसमें और इसमें क्या अंतर होता जो तू बोला 13C1 into 4? फिर तो एक ही कार्ड सूट सेलेक्ट करा ना। देखो समझो मेरी बात को, यहां जो टोटल आना चाहिए ना वो 4 आना चाहिए। अगर हमने प्लस का साइन बीच में लगाया है तो देखो सबके नीचे 4 है, इसका मतलब 4 कार्ड हमने सेलेक्ट करे हैं 4 अलग अलग सूट से।
और मैंने यहां मल्टीप्लाई करा तो इन सब, सॉरी ये भी गलत है, इन सब का सम भी 4 ही होगा। 1 1 1 1 हर सूट से एक कार्ड, तो इसमें 13 है तो कोई सा एक हो सकता है 13C1, इसमें से एक हो सकता है 13C1, इसमें से 13C1, इसमें से 13C1, और चारों को ही हमने करना है सेलेक्ट एंड। तो इसका मतलब जब एंड से हम कर रहे हैं दैट मींस हमको मल्टीप्लाई करना है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये आपके पास अपॉन टोटल अगर करूंगा तो 52 होगा। ठीक है, सर ये सॉल्व भी करना पड़ेगा पेपर ना बेटा ये तो कर सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 13C1 तो 13 ही होता है, तो 13 की पावर 4 लिख दियो बस। और नहीं सर करना कि 13 169 मल्टीप्लाई करना है, इसे सॉल्व कर रहा है, वो नहीं करना। बड़े क्वेश्चंस को किसी को सॉल्व नहीं करना कॉम्बिनेशन में, अगर वो छोटा हो जाता है कटपिट के तब कर दो, नहीं तो नहीं करना है। अब इसने कहा 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 फेस कार्ड्स। तो 4 फेस कार्ड्स का मतलब क्या हो गया, चारों कार्ड फेस कार्ड्स, और फेस कार्ड कितने होते हैं 12, तो 12C2 अपॉन 52C2, बस इतना क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं फिर पहुंच जाता हूँ प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही, प्रोबेबिलिटी कर रहे थे हम, वहां के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है टिकट्स नंबर्ड 1 to 20 आर मिक्स्ड अप टुगेदर एंड देन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। 1 से 20 तक के कार्ड्स को, टिकट्स को हमने मिक्स कर दिया आपस में और एक उसमें टिकट निकाल लिया। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट हैज अ नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7। क्वेश्चन लिखो। सोचो करा, वो अपने आप जब तक सोचोगे नहीं ना, जब तक बात नहीं बनेगी। 10 नंबर की प्रोबेबिलिटी आनी है, 10% ऑफ, जब पिछले अगले साल जब तुम जाओगे तो 10% आपकी प्रोबेबिलिटी का वेटेज है। अब तुम 10% को छोड़ सकते हो, छोड़ दो सर 8/20 जल्दी मत कर, 2 मिनट रुक जा, मेरे को जरा पहले लिख लेंगे। 3 and 7 है, 3 और 7 1 to 20 are mixed up together and then a ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket has a number which is a multiple of 3 or 7? ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी लिखा दिया। 2/5 तो मल्टीपल ऑफ 3 और 7, मल्टीपल ऑफ 3 कितने होंगे, 3 6 9 12 15 और 18 है ना। तो और दूसरे हो जाएंगे 7 और 14, 21 तो आएगा नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 केस तो ये हो गए 8 डिवाइडेड बाई, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 करेक्ट। और बढ़िया शुरू करो।
ठीक है जी, कॉइन इज टॉस्ड, अगर हेड आ जाता है तो डाइस फेंक देंगे, बट इफ टेल कम्स कॉइन इज टॉस्ड अगेन। तो कितने केसेस बनेंगे? सैंपल स्पेस। इसने कहा अगर हेड आ गया तब तो हेड आएगा तो मैं क्या करूंगा? डाइस फेंक दूंगा, जिसके साथ कुछ भी नंबर आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? एक तो ये केस बन जाएंगे। बट इफ टेल कम्स द कॉइन इज टॉस्ड अगेन, तो टेल के साथ क्या आ सकता है? हेड आ सकता है। ये केस बनेगी, या टेल के साथ टेल भी आ सकता है। तो 6 और 2 8 केसेस बन गए टोटल। अब इनमें से ढूंढ लो, 2 टेल 1/8, 2 टेल कितने हैं? 8 में से एक ही तो है। हेड एंड नंबर 6 एक केस 1/8, ये वाला हेड एंड नंबर 6। हेड एंड इवन नंबर, हेड के साथ इवन नंबर 2 4 6, तो 3/8। बस क्वेश्चन हो गया। सैंपल स्पेस समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। आ गया समझ में? कितना आसान लगता है जब मैं कराता हूँ। जब एग्जाम में देने जाते तो तोते उड़ जाते हैं बोल। वो इसीलिए होता है जब तुम घर पे जाके नहीं पढ़ते हो ना, तो तोते उड़ने ही है। अब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ऑन हर वेकेशंस वीना विजिट्स 4 cities A B C D इन अ रैंडम ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में 4 तरह की सिटीज में विजिट करा वीना, है ना? A B C D, ठीक। तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विजिट्स A बिफोर B। What is the probability that she visits city A before city B? तो पहले क्या करना पड़ेगा? सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। तो कितने कितने बनेंगे केसेस इसमें? 4 फैक्टोरियल। भाई A B C D आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, तो 4 फैक्टोरियल मतलब कि 24 तरीके हो सकते हैं। वो 24 तरीके लिखने पड़ेंगे तुम्हें इसमें, ठीक है? कैसे लिखेंगे जी? ए से स्टार्ट करा तो आपको मैंने डिक्शनरी वाले क्वेश्चन कराए, उससे बड़े आसानी से हो जाएंगे।
ए के बाद क्या आएगा बी, तो यहाँ सी डी लिख लो, फिर ए बी डी सी लिख दो, तो यहाँ ये दो फिक्स कर दूं तो ये अगले वाले इंटरचेंज, फिर ए लिख के यहाँ पर सी लिख दो, तो सी लिख दिया तो बी डी, और ए सी डी बी, फिर ए डी लिख दो तो क्या होगा बी सी और सी बी, और कि नहीं? तो ये आपके पास केसेस बन गए ए से स्टार्ट होने वाले। अब देखो 6 बने हैं ना, तो 6 ग्रुप बनेगा, सीधी सी बात है, 24 तो बनेंगे जब भी। अब बी से स्टार्ट होने वाले भी ऐसे ही कर दो, बी के बाद ए आता है, बी ए फिक्स कर दो, सी डी कर दो, फिर बी ए डी सी कर दो, फिर बी सी ए डी और बी सी डी ए, फिर बी डी ए सी और बी डी सी, ऐसी सी से स्टार्ट कर दो, सी ए बी डी, सी ए डी बी, सी बी ए डी, सी बी सी बी डी ए और सी डी ए बी और सी डी बी ए। अब डी से स्टार्ट कर दो, डी ए बी सी, डी ए सी, डी बी ए सी, डी बी सी ए, डी सी ए बी और डी सी बी। अब जो क्वेश्चन था वो ये है, क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विजिट्स ए बिफोर बी, ए बिफोर बी। अब इसका मतलब ये नहीं कंसेक्यूटिवली, इसमें ये केस भी आएंगे सारे, ए बिफोर बी, इसमें सब में ये आ गए, और इसमें आ नहीं सकता, इसमें ये वाला आ जाएगा, इसमें ये वाला भी आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, इसमें ये वाला भी आ जाएगा, इसमें ए बिफोर बी ये आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, तो कितना हो गए? तो बस 12 आंसर, 12 डिवाइडेड बाई 24, तो ये आपका एक आ गया। समझ में आ गई बात है? अब उसने बोला है ए, इसका वो सही मेथड है, और भी फैक्टोरियल वगैरह कुछ। फैक्टोरियल से टोटल तो बता सकता हूँ, पर अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके के हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। अपने क्वेश्चन सुनना, पहले मेरी बात सुन। क्वेश्चन है ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, अब कैसे ढूंढेगा? मतलब ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी कैसे ढूंढेगा बता? तो इसमें 24 बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो मैं देता ही ना, तो मैं कहता ही नहीं ना। पांच केसेस हैं इसके। अब मैं कोई सा भी लिख दूं तुम इसमें से छांट के बता ही दोगे, है ना। अब अगला वाला है जो मैंने बोला, ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। कितने केसेस होंगे बताओ? ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। 4 केसेस होंगे भाई। ए बिफोर बी कौन सा है? ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, एक पहले केस है, दूसरा भी केस है। ए बिफोर बी आगे आएगा नहीं कोई भी। ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी आ गया। ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, और किसी में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो सी पहले ही है, मतलब ही नहीं है। जहाँ सी पहले है वहां तो मतलब ही नहीं है, ए आगे चला गया। तो बस ये 4 ही केस है, ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। बस ये 4 बाई ढूंढ लोगे ऐसे। आगे उसने कहा ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, वो भी ढूंढ लोगे, आसान है। पहला ए बी लास्ट, वो ढूंढ ही लोगे इसमें से। ये वाला केस है, ये वाला केस है, जिसमें पहला लास्ट हो करोगे, ठीक है। तो 2 ही है। फिर आगे उसने कहा ए आइदर फर्स्ट और सेकंड, ए आइदर फर्स्ट और सेकंड। ए केवल एक ही बात कर रहा है, या तो पहला है या दूसरा है। तो पहले तो ये तो सारे हैं, और सेकंड पे आ जाए ये, फिर ये आ जाए, फिर ये आ जाए। 2 4 6 6 12, बस
और कहीं आएगा ही नहीं। सेकंड नंबर में भी ए सॉरी, ठीक है ना, तो 12 केस हो गए। तो बस ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं, तो इसलिए कर दिया आपने। ये बनाना बस आपको आना चाहिए, ये इसका फायदा आपको देखो, डिक्शनरी बनाने का कंसेप्ट एकदम समझ में आ गया कि क्या करा था, है ना। ए बी फिक्स करा, इनको कर लिया, फिर इसको फिक्स कर लिया, ऐसे फिक्स कर। किसी को नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा कर देना, मैं समझा दूंगा तो बता। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है ये आपका, अभी हम कार्ड्स में से एक कार्ड ही निकाल रहे हैं केवल, है ना। तो एक कार्ड निकालते हैं तो 10th के हिसाब से हम कर लेते हैं। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी क्लास 10th में करी थी, उसमें क्या करा था हमने, उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, वी आर ड्राइंग वन कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। तो आप फटाफट बता देते 4/52। वो क्यों होता था ऐसा 4/52? अब तुम्हें समझ में आएगा भाई 4/52 क्यों होता है। क्योंकि 4 किंग होते हैं, है ना, और टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो इन 4 किंग में से एक कार्ड सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? 4 C1, है ना। और टोटल 52 में से एक कार्ड सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? 52। तो इसका 4 होता है, इसका 52 होता है, तो 1/13 आगे बात समझ। अब आगे हम बढ़ेंगे तो वो कहेगा कि 2 कार्ड सेलेक्ट कर लो, 2 किंग सेलेक्ट करने हैं। तो अगर वो 2 किंग सेलेक्ट करने की बात करते तो तुम क्या करते ना, ये करते ना। तो 4 में से कोई 2 निकाल लिए मैंने, तो 4C2 तरीके से टोटल में से भी 2 निकालूंगा, निकलेंगे तो 2 ही, तो अपॉन 52C2। तो कॉम्बिनेशन का यूज अब आ जाएगा, शुरू हो जाएगा तुम्हारा। जब एक से ज्यादा चीजें हम सेलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? आगे चलो जी। अब इसने क्वेश्चन जो एक का बताया उसने, अब इसने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज आइदर रेड और किंग। आइदर रेड और किंग, एक ही कार्ड निकलता है, आइदर रेड और किंग। आइदर रेड कितने होते हैं? तो रेड 13 होते हैं, ठीक है। और किंग, तो 2 किंग इसमें ऑलरेडी आ गए रेड वाले, तो बचे 2, तो कितना हो गया? 28 डिवाइडेड बाई आइदर रेड और किंग। तो रेड और जब हम जोड़ देना, और मींस हमको ऐड करना है, सारे केसेस को हमें ऐड करना है। तो रेड के कितने हैं? 26 रेड है। किंग कितने हैं? 4 है। वैसे हम देखो अब यहाँ क्या यूज करेंगे हम, जो अब तुम यूज करोगे, जो पिछले साल नहीं यूज करते थे, वो अब जो यूज करोगे वो क्या है वो समझो। आपने सेट्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है NA यूनियन B का, इसको हम एडिशन थ्योरम बोलते हैं, है ना। क्या होता है? NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब जब भी यूनियन लगा रहे हो तो यू और जब भी ये लगा रहे हो तो एंड। तो आपसे अगर कहा मैंने ये फाइंड द, अब प्रोबेबिलिटी कर रहे हो तो टोटल से डिवाइड कर लेना है, तो इसलिए फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का भी क्या हो जाता है? यही फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का लिख देंगे। समझ में आई बात? वहां तो नंबर्स थे, या प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी को टोटल से डिवाइड ही तो करना है। इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं ना। सब में से काट भी सकता हूँ मैं, सबको एक सी चीज से डिवाइड भी कर सकता हूँ दोनों तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, है ना। जो n था उस n को अगर मैं टोटल से डिवाइड कर दूं लेफ्ट साइड पे भी और इन सब के साइड पे भी, तो मेरे क्वेश्चन में कोई चेंज तो नहीं करा ना मैंने, सेम चीज लेफ्ट पे कर दी, सेम चीज मैंने राइट पे कर दी, तो वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। बस इतना ही तो अंतर है। बात समझ में आ रही मेरी क्या मैं बोल रहा हूँ? वैसी बात हाँ करना, चीजें समझ में आनी चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आ रही समझ में? कार्तिक को आ गई समझ में? अब ये अगर मैंने करा तो अब जैसे उसने कहा रेड और किंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या है? रेड कितने होते हैं भाई? 26 होते हैं जी, 26/52। किंग कितने होते हैं भाई? सब 4/52 होते हैं, लेकिन 2 कॉमन भी होते हैं। एंड का मतलब क्या है? जो रेड भी हो एंड किंग भी हो, तो वो 2 केसेस होते हैं, 2 रेड किंग, तो 2/52 है ना जी। तो ये कितना हो गया? 26 और 4 30 -2 28 भाई।
ये एक्चुअल में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो लास्ट ईयर हम नहीं बताते थे तुम्हें, क्योंकि तुमने सेट्स के बारे में कुछ करा ही नहीं होता। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक की जगह 2 कार्ड भी निकलवा सकते हैं, वो 3 भी निकलवा सकते हैं, कुछ भी निकलवा सकते हैं, वहाँ कॉम्बिनेशन यूज हो जाएगा। बस इतना ही अंतर आएगा। क्वेश्चन का फॉर्मूला यही लगना है आपने, जो एडिशन थ्योरम है। आई समझ में? कृष्णा को आगे समझ में? अब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। लेकिन ये कहाँ लगता है फॉर्मूला? जब और से जुड़ा हुआ हो, दिस और दिस, एंड से जुड़ा हुआ नहीं करना है इसको, है ना। एंड वाला तो यहाँ है, वो तो तुम कॉमन निकाल ही दोगे, वो तो कि भाई ये कॉमन है, निकाल के उसको बता के दो। और में ही फॉर्मूला लगना है। अब जैसे उसने बोला है, अर्न कंटेन्स 9 रेड 7 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। 9 रेड 7 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न होता है, बैग को कहते हैं अर्न, URN, अर्न। If 2 balls are drawn at random, वो find the probability। 2 बॉल निकाली है, 2 balls are drawn, ठीक है, 2 balls drawn। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? पहली प्रोबेबिलिटी उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ द बॉल्स आर रेड, दोनों बॉल रेड हो। क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए? बोथ द बॉल्स आर रेड, बोथ बॉल्स आर रेड, ठीक है। नंबर 2, 1 ball is white, 1 ball is white। Number 3, the balls are of same color, the balls are of same color। Number 4, one is white and one other is red, one is white and other is red, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। कैसे करेंगे इसको देखो जरा। ठीक है, तो अब आपको निकालने कितनी बॉल है जी? 2 निकालनी है। तो पहली बात तो जो अभी बोले थे आप 9 जो भी टोटल करा था वो गलत है। टोटल 20 बॉल है, तो क्योंकि 2 निकालनी है और 2 रेड होनी चाहिए। पहली क्या है, कौन सा क्वेश्चन था? बोथ बॉल्स आर रेड, तो दोनों बॉल कहाँ से निकलेंगी? 9 में से निकलेंगी अपॉन 20। ये पहले का आंसर है। नंबर 2 आगे बोला है 1 बॉल इज वाइट, 1 बॉल इज वाइट, और दूसरा नहीं बोला, बॉल अभी भी 2 ही निकली है। क्या निकला बेटा? नहीं बोल देना, नहीं वो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉल अभी भी 2 ही निकली है। उसने इंफॉर्मेशन दी है कि 1 बॉल वाइट है, तो दूसरी तो कोई सी भी हो सकती है। तो 7C1 इंटू 13C1 अपॉन 20C2। भाई 7 में से कोई एक निकला है, बाकी बची 13 में से कोई एक निकला है। 2 बॉल नहीं निकालनी है। यहाँ चाहे वो कहे 1 बॉल इज वाइट, पर सबसे पहले उसने क्या बोला है? 2 बॉल्स आर ड्रॉन, बॉल 2 ही निकालनी है, तो उनमें से एक वाइट है, तो दूसरी किसी भी कलर की आ सकती है। तो दूसरे कितने कलर है वाइट के अलावा? 2 कलर है, जो 13 है, तो 13 में से कोई सी एक बॉल निकालनी। आगे बोला है 1 इज वाइट एंड अदर इज, नहीं सॉरी, द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। अब सेम कलर मतलब वो कोई सी भी कलर की हो सकती है। तो थर्ड वाले केस में हम क्या करेंगे? 9C2 प्लस 7C2 प्लस 4C2 अपॉन 20C2, क्योंकि और कहा उसने इट कैन बी ऑफ रेड कलर और इट कैन बी ऑफ व्हाइट कलर और इट कैन बी ऑफ ब्लैक कलर। तो इसलिए और है, दैट मींस वी हैव टू ऐड करना है। अपॉन तो करना ही करना है। अब कॉम्बिनेशन की तरह आधा मत छोड़ाना, कभी ऊपर ऊपर का कराओ। अगला है बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। 9C1 into बॉल्स आर, सॉरी तो हो गया ना, 1 बॉल इज व्हाइट एंड अदर इज रेड। एक व्हाइट है एक रेड है, तो 9C एक, हाँ, इंटू एक व्हाइट इंटू 7C1 अपॉन 20C2। इन्हें सॉल्व करना है आपने, इनको ऐसे नहीं छोड़ के आना। छोटे से क्वेश्चन है ना। 20C2 जैसे मान लो मैं कहूँ तो वो कितना हो जाएगा? 190। 9C2 करने के लिए बताया था ना, 9C2 करने के लिए क्या करते थे? n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल। तो अगर मैं 20C2 कह रहा हूँ तो इसका मतलब 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो 190 ऐसे करके दिखा दो।
छोटी वैल्यूज को करना है, जहां 52 53 ज्यादा बड़े बड़े आ जाए उनको छोड़ दें, उन्हें नहीं करना। आगे समझ में नहीं आप लोगों को? हो गया? अब करूं? चलो आगे। अगला क्वेश्चन दिया उसने, a box contains 10 red marbles, 20 blue marbles and 13 green marbles. 5 marbles are drawn from box. What is the probability that number 1 all will be blue, number 2 है at least 1 will be green। ठीक है, क्वेश्चन है ये। करो जैसे कैसे कर सकते हैं? हो गया? हो गया सर। क्या है बताओ? 20C5 पहला आ जाएगी आपका 20C5/60C5, ठीक है। और सेकंड 30C1 into 30C5/60C5। कैसे? सर मैं बताऊं, हाँ 30C1 into 30C4 अपॉन में 60C5। नहीं तो ये बोला। फिर क्या लगा? 5 केस बनेंगे ना। वैसे 3 केस बने। ये तुम देखो थे कितने केस बना? 12 केस बनेंगे। क्या केस हो सकते हैं जी? उसने कहा भाई एक मिनट, पहला वाला समझ में आई होगा? कितनी बॉल निकाली थी उसने? 5 कहाँ है? 5 मार्क्स। तो पहले वाला तो भाई उसने कहा ब्लू है, तो ब्लू है 20, 20C5/60 आ रहा है 60C5। तो पहले का केस तो आ गया। केस नंबर 2 में क्या हो रहा है? उसने कहा है कि एटलीस्ट कम से कम एक ग्रीन होना चाहिए, 5 केस है ना? केसेस बनाने पड़ेंगे, तो कम से कम एक ग्रीन हो जाए उसका बनाओ, या 2 हो जाए या तीनों ग्रीन हो जाए। ठीक, समझ में आ रही है मेरी बात? 4 ग्रीन में 5 ग्रीन। हाँ 5 है तो 5 कितने ग्रीन है? हाँ 5 ग्रीन तक जाएंगे। पर 3 ग्रीन हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो बहुत सारा हो गया। सुन लो बेटा, मेरे बच्चे सुन ले जल्दी ना, कंसेप्ट समझा रहा हूँ, चीज़ों को समझा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें छोटा तरीका बताऊंगा, जब भी तो तुम करोगे, नहीं तो वहाँ पे सॉल्व भी करते रहोगे। 6 केस 8 केस बना दोगे तो फिर कैसे सॉल्व होगा? बड़ा भी तो हो सकता है इससे ज़्यादा। 5 की जगह उसने दे दिया 8 मार्बल, बना लो, तो बनाते रहोगे। तो जहाँ भी एटलीस्ट 1 आए, जहाँ भी
एटलीस्ट 1 आए, वहां पर आपको 1 माइनस 1 भी ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अब देखो कंसेप्ट समझना चीज को। जब तुमने 5 मार्बल निकाले तो उसका मतलब क्या है कि भाई एक भी ग्रीन नहीं आया, ऐसा भी तो हो सकता है 5 मार्बल किसी और कलर के आ गए, 1 ग्रीन आ गया, 2 ग्रीन आ गए, 3 ग्रीन आ गए, 4 आ गए, 5 ग्रीन आ गए, है ना जी। तो टोटल केसेस आपके ये एक बन सकते हैं। तो पहले आप या तो केसेस लिखोगे बहुत सारे, 60 वो है, तुम कहाँ तक केसेस लिखोगे, पॉसिबल नहीं है। तो अब जब इनकी प्रोबेबिलिटी हम बनाते हैं, अभी हम अगले साल पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो उसमें क्या करते हैं, एक्स और पी एक्स बनाते हैं, एक ऐसा टेबल बना देते हैं। इस कंसेप्ट को यहाँ समझ लोगे तो अगले साल भी फायदा देगा, यहाँ भी कंसेप्ट समझ में आएगा तुम्हें। और ये ज्यादातर क्वेश्चन में जहाँ एटलीस्ट 1 है वहां तो लगता ही लगता है। इसके अलावा भी हमने एक जगह लगाया भी था पीछे, जब मैंने 1 माइनस करके दिखाया था तुम्हें, 3 डाइस फेंकी थी हमने, है ना। वही केस यहाँ पे भी लग रहा है। अब यहाँ पर बस बदल ये गया है कि मार्बल्स में आ गए हैं, वहां पर आपने डाइस फेंकी थी, कहीं पे कुछ और कर दोगे, है ना। क्या मतलब है, एक्स मीन्स जो भी तुमसे कहा गया है, जैसे उसने कहा एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, तो ग्रीन के क्या क्या केस हो सकते हैं, एक्स 1 2 3 4 5, 5 निकाले थे ना तुमने। तो भाई इसका मतलब क्या है, एक भी ग्रीन नहीं निकला, एक भी ग्रीन नहीं निकला। तो इसकी ग्रीन के, एक भी ग्रीन की ना निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रीन कितने हैं तुम्हारे पास 30, और नॉन ग्रीन कितने 30। तो इसका मतलब 5 नॉन ग्रीन निकल गए। बेटा बात नहीं करो, मेरे से पूछो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। अब उसने कहा एक ग्रीन निकल आया, इसमें क्या है, पहला अगला केस क्या है, एक ग्रीन निकल आया। तो एक ग्रीन निकल आया तो ग्रीन भी 30 है, और अगला भी 30 में से निकल आया कोई, क्योंकि 30 ये ग्रीन है और 30 वो मिलके बन रहे हैं। तो अपॉन 60C5, समझ रहे हो। अब यहाँ पर कंसेप्ट, हाँ 36, ठीक है। अब सेकंड, अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्यों हो रही है, क्योंकि ये 30 बना रखे हैं, वो भी 30 बना रखे हैं। मान लो मैं ग्रीन की जगह ले लूं, तो मैं थोड़ा सा क्लियर ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं ग्रीन की जगह क्या ले लूं, ब्लू ले लूं, मैं ब्लू लेके कर रहा हूँ, है ना। कंसेप्ट समझ में आएगा, फिर दिखेगा फिर तुम्हें कि अलग से क्या सेपरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ 30 ही आ रहा है तो तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी। अब मैंने कहा ब्लू मार्बल्स 5 ब्लू, एटलीस्ट 1 विल बी ब्लू, ऐसा मैं बोलूं तो एटलीस्ट 1 विल बी ब्लू मतलब एक भी, इसमें ये यही केसेस बनेंगे भाई। 5 चीज अगर तुम मार्बल निकाल रहे हो तो जरूरी नहीं है ना कि सारे उसमें से कोई ना कोई ब्लू निकले। ये भी हो सकता है 5 किसी और कलर के निकल आए, ये भी हो सकता है 1 ब्लू निकला है, 2 निकला है, 3 निकला है, 4 निकला है, 5 निकला है। तो ये केसेस जोड़ बना रहा हूं मैं। अब ब्लू निकल, एक भी ब्लू नहीं निकला तो 40C5 अपॉन 60C5, ये पहला केस बन गया। दूसरा केस की मुझे एक ब्लू निकल आया, एक ब्लू निकल आया मतलब 20C1 और सॉरी 20C1 इंटू 4 कौन से निकले जो ब्लू नहीं है। तो ब्लू नहीं है वो कितने 40, तो 2 जो निकले तुम्हारे और 4 जो निकले वो अपॉन तो करोगे 60C5, ये तो होना ही होना। फिर सेकंड वाले केस में जाओगे जब तो 20C2 हो जाएगा, यहाँ 40C3 हो जाएगा और यहाँ 60C5 हो जाएगा। ऐसे अगले वाले के लिए यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ और कम हो जाएगा, फिर यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ये सारे केसेस हो गए। अगर मैं इन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूं तो वो 1 बन जाएगी। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं ऐड कर दूं तो वो कैसे हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसको और आसान तरीके से भी मैं अभी समझाऊंगा तो मैं वो वहां पे भी क्लियर हो जाएगी। अब अगर मेरे से कहा कि भाई एटलीस्ट 1 ग्रीन निकाल, तो एटलीस्ट 1 ग्रीन का मतलब क्या है, 1 से लेकर 5 तक के केस लो मैं, जो तुम अभी बता रहे थे कि भाई ये केसेस लो सर, तो मैं क्यों ना 1 में से इसे माइनस कर दूं, काम खत्म, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी जुड़कर क्या हो रही है 1। तो जो आपको निकालना है उसमें से जो नहीं निकालना है उसे माइनस कर दो, एक ही बात है। क्योंकि मैंने अभी बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज 1। तो ये हैपनिंग है, ये नॉट हैपनिंग है, तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने 1 में से इसे माइनस कर देता हूं, बात बन गई। अब चाहे तुमसे वहां ये कहते हैं एटलीस्ट 2 इज ग्रीन, तो तुम क्या करोगे, ये केस और एक ये वाला केस दोनों को ऐड करोगे, 1 में से माइनस करोगे, तो
तो वो आगे वाले 4 केस बचे रह जाएंगे तुम्हारे। तो जहां कम लगे तुम्हें वो वाला केस ले लो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपके काम आ जाएगी, वहां पे कंसेप्ट दिमाग में रखना बस, ये तो आसानी से हो जाएगा, है ना। इसका और एक एग्जांपल लेके देता हूं। मान लो कॉइन को मैंने 3 बार उछाल दिया, कॉइन को मैंने 3 बार उछाल दिया, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, एक्स क्या हो सकता है 0, और मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ हेड्स। अब हेड के ऊपर क्वेश्चन बना दिया मैंने, है ना। अभी मैं क्वेश्चन बता दूंगा क्या कह रहा हूँ, पर टेबल बनाने में बता रहा हूँ। उसने कहा कि कॉइन को 3 बार उछाला, ठीक है, और फाइंड द, वो क्वेश्चन मान लो ऐसे देते, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। क्वेश्चन क्या देते, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, है ना। अब तो तुम 3 है तो फटाफट गिन लेते हो 8 ही केस है, लेकिन अगर उसने कहा कॉइन को मैंने 5 बार उछाल दिया, ये 4 बार उछाल दिया तो दिक्कत कर जाएगी, है ना। तो मैं एग्जांपल 3 से समझा रहा हूं तुम्हें, फिर अगली क्लास में हम जाएंगे जब वहां पे करेंगे उसको। तो अगर मैंने 3 बार उछाला तो 3 बार का मतलब हेड कैसे कैसे आ सकता है, या तो एक भी ना आए, ये 1 बार आए, या 2 बार आए, या 3 बार आ जाए, ये केस करते हो हर बार। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, एक भी हेड नहीं आया, नो हेड, तो 1/8 लिखते हो, एक ही केस है। 10 आउट ऑफ 8 जब 3 कॉइन उछालते हैं तो 8 केसेस बनते हैं, उसमें से एक भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8, एक हेड आने की हो जाएगी 3/8, 2 हेड आने की हो जाएगी 3/8, और 3 हेड आने की हो जाएगी 1/8। अब इन सबको ऐड करके देखिए, 8/8 सबकी क्या प्रोबेबिलिटी बन गई 1, बन गई कि नहीं। अब मेरे से पूछा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, वहां करने के लिए नहीं कह रहा कॉइन को ऐसे करना, पर जो क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं जिनको आप नहीं सोच सकते हो या उनका सैंपल स्पेस नहीं बना सकते हो, वहां पर कंसेप्ट यूज हो गए कि आपसे पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो मैं इन्हें क्यों जोड़ूंगा, मैं 1 में से 1/8 नहीं लिखूंगा, 7/8 आ जाएगा मेरा आंसर। तो ये भी तो 7/8 ही बन रहा है, बाकी भी तो 7/8 बन रहा है। तो मैंने 1 माइनस जो नहीं हैपनिंग है उसको मैंने माइनस कर दिया उसमें से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग आ गई मेरे पास। आ गई समझ में बात मेरी, आ गई। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन होगा जो मैंने अभी तुम्हें लिखवाया है। अब एक भी ग्रीन ना आए, एक भी ग्रीन ना आए, तो उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 ग्रीन, तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन। एक भी ग्रीन नहीं आया तो किसी और कलर में से आ गए, वो यहाँ पर उसमें क्वेश्चन ऐसा बन रहा है एक्चुअल में वो 30-30 बन रहा है, तो उसमें पता नहीं चल रहा 30 कौन सा, तो 30 ग्रीन थे और 30 मिल गए वो नॉन ग्रीन वाले बन रहे हैं, ठीक है। तो वो माइनस कर दो, तो 1 माइनस 34/5 5/63, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ग्रीन आ जाए। आगे समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है कंसेप्ट, इसको ध्यान से कर लेना। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और मेरे को बड़ा उस दिन अटक गई है, तुमसे डिस्कस करूंगा मैं भी। एक क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें, उसके बाद मैंने वो कॉपी चेक करनी बंद कर दी कि मैंने आज तक ऐसे क्यों नहीं सोचा। क्वेश्चन क्या कितना टाइम बच रहा है? 3 मिनट। हाँ तो फिर मैं पूछ लेते, 2 मिनट, कोई बात नहीं। 180 सेकंड।